नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने G20 समिट चंद्रयान 3 की सफलता पर की मन की बात। बोले, भारत ने मनवाया अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा, देश को दी 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। खालिस्तानियों पर मोदी सरकार का एक और बड़ा एक्शन। 19 नए खालिस्तानियों की जारी की गई लिस्ट। सभी की जमीन होगी जब्त, पासपोर्ट OCI कार्ड होगा रद्द। बिहार के डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी का बड़ा दावा। कहा, नीतीश कुमार होंगे इंडिया के पीएम उम्मीदवार, जल्द होगा ऐलान। बंगाल में इंडिया गठबंधन में पड़ी फूट, सीटों के बंटवारे पर फंसा पेच। कांग्रेस लेफ्ट को केवल 2 सीटें छोड़ने के लिए राजी ममता। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। कहा, संसद में रमेश बिधूड़ी को भड़काया गया, सबके बयानों की जांच के लिए बने समिति। खबरों की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। आज पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इन 9 वंदे भारत ट्रेनों से 11 राज्यों में कनेक्टिविटी मिलेगी। यही नहीं, इस बार वंदे भारत जिन रेल मार्गों पर चलाई जा रही है, उनमें पुरी, तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने मन की बात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। चंद्रयान 3 और G20 बैठक की सफलता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में पूर्व सदस्य बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है। अब तक पीएम मोदी कई वंदे भारत की सौगात दे चुके हैं। इस बार क्या कुछ खास है? देखिए, 9 वंदे भारत एक साथ, और ये कहना पड़ेगा, वंदे भारत में बैठने का एक अलग क्रेज है। वंदे भारत ट्रेन हर लोग चाहता है कि उनके इलाके से गुजरे। 11 राज्यों से ये तोहफा मिला है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। लेकिन ये कार्य प्रणाली में क्या फर्क है, इसको भी बताता है। पहले क्या होता था? पहले होता ये था कि सरकार बनती थी, सबसे ज्यादा उठा पटक, रेल मंत्री कौन बनेगा, रेल मंत्री कौन बनेगा। तो जो जितना ज्यादा उसको कह सकते हैं कि आम ट्विस्टिंग कर पाता था गठबंधन के लोग, वो उसके आराम से रेल मंत्रालय मिल जाया करता था। और जब जिस नेता को मिलता था रेल मंत्रालय, ऐसा लगता था कि पूरा मंत्रालय उसी के राज्य के लिए काम कर रहा है। जैसे बिहार में रामविलास पासवान बने तो अपने कंस्टिट्यूएंसी में बहुत सारी चीजें खोल दी बिना किसी, पता नहीं क्यों, लेकिन हाजीपुर में बहुत कुछ दिया गया, नई नई ट्रेनें खोली गई। ममता बनर्जी बनी तो दुरंतो और पता नहीं वो सारी चीजें, और कलकत्ता टू दिल्ली के जो ट्रेन जो हुआ करती तो बिल्कुल टॉप क्लास। मतलब पूरा देश रेल मंत्रालय के दृष्टि से ओझल हो जाता था। मंत्री जी के राज्य उस पे ही केंद्रित होते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वंदे भारत के जरिए ये तमाम, ये जो काम करने का जो पुराना ढर्रा हुआ करता था कांग्रेसी तरीका, उसमें बड़ा बदलाव लाया है। ज्यादातर वंदे भारत ट्रेन उन राज्यों में चल रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जी, तो एक तरफ पीएम मोदी भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तमाम तरह के कदम उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश से आतंक का भी सफाया कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब एनआईए ने कनाडा के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। एनआईए ने 19 भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिनकी न सिर्फ संपत्ति सीज की जाएगी, बल्कि उनके पासपोर्ट और OCI कार्ड भी रद्द किए जाएंगे। एनआईए की इस लिस्ट में शामिल सभी नाम भारत में मोस्ट वांटेड है और ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे राज्यों में शरण लिए हुए हैं। ये खालिस्तानी आतंकी विदेशी धरती से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक और मोदी सरकार ने एक्शन लिया है, लिस्ट तैयार कर ली गई है। आगे कैसे एक्शन लिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज, ये 19 की लिस्ट यहीं पे नहीं रुकने वाली। जो सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है एनआईए को, वो ये है कि वो तमाम वीडियो फुटेजेस, वो जो इंडियन हाई कमीशन के बाहर
ये लोग जो उत्पात मचा रहे थे, एंटी इंडिया जो वहाँ पे रैलियाँ होती है उसमें वीडियोस निकाले जा रहे हैं, और जो कोई भी शख्स, ये सिर्फ बड़े बड़े खालिस्तानी लीडर से नहीं, जो कोई शख्स वो एक दो बार से ज़्यादा, मतलब कोई एक बार चला गया कोई बात नहीं, उसको माफ़ किया जाएगा, लेकिन दो बार तीन बार 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 जो इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होते हैं उनको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। और जिन जिन लोगों को चिन्हित किया जाएगा उनके ओसीआई कार्ड और उनको वीज़ा मिलना, उनको तमाम सहूलतें, वो तो खत्म होगी। उनका जो पैतृक संपत्ति यहाँ पड़ा हुआ है उसको सीज किया जाएगा। अभी 2, उसके बाद 19, अब ये संख्या 100-150 के आसपास होगी। ये कदम उठाना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडिया गठबंधन के नए पीएम उम्मीदवार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि यूपीए के नए स्वरूप इंडिया के नेताओं ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार मान लिया है। सभी दलों ने उनके नाम पर सहमति भी जताई है, बस इस बात का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। क्या वाकई नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लग गई है? देखिए, नीतीश कुमार के नाम पे मुहर लगी ना लगी वो अलग कहानी है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में, उसके उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी ठोक दी है। कुछ दिन पहले तक वो अपने संगठन के अधिकारियों से मिल रहे थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, फिर ब्लॉक स्तर के, और आज मीटिंग थी नीतीश कुमार के घर पे। तमाम बड़े लीडर्स, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके स्टेट इकाई के अध्यक्ष, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्लोज लोग, ये तमाम लोग वहाँ पे आज मौजूद थे। और इसी दौरान नीतीश कुमार के घर के बाहर उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने कहा कि ये कोई उनके मन की इच्छा नहीं बता रहे थे। वो ये नहीं कह रहे थे कि भाई हम जेडीयू के लीडर हैं, हम अपने लीडर को, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने ये घोषणा की कि INDIA के अंदर ये सहमति बन गई है कि नीतीश कुमार ही पीएम का फेस होंगे और उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। 2 चीजें हो सकती है, नीतीश कुमार ये दावेदारी ठोक के तमाम इंडी अलायंस के लोगों को चेकमेट करना चाह रहे हैं, या फिर उन्होंने एक धमकी दी है कि मुझे पीएम चेहरा घोषित करो, वरना मैं इस INDIA का साथ नहीं दूंगा, मैं इस गठबंधन में शामिल नहीं होगा। ये एक ब्लैकमेलिंग है। एक तरफ नीतीश को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में सीटों के बंटवारे पर पेच फंस गया है, क्योंकि ममता बनर्जी लोकसभा की कुल 42 सीटों में से केवल कांग्रेस के लिए 2 ही सीटें छोड़ने को राजी हुई है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि अगर कांग्रेस उसमें से भी माकपा को एक सीट देना चाहती है तो टीएमसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टीएमसी माकपा को अलग से सीटें नहीं छोड़ेगी। क्या ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी मंजूर करेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं है। बंगाल में ऑलरेडी ये खत्म हो चुके हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने कांग्रेस की हालत बना दी है कि ये जिन जिन राज्यों में इनके पार्टनर्स हैं उनके सामने ये कुछ आवाज नहीं उठा सकते। अब आप देखिए क्या हुआ है बंगाल में। बंगाल में वामपंथी इन लोगों ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम ममता बनर्जी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी कीमत पे नहीं लड़ेंगे। इंडिया में रहना हो या नहीं रहना हो कोई मतलब नहीं है। अब ममता बनर्जी कह रही है कि हम सिर्फ 2 सीट देंगे, उसमें से 1 सीट आप जो है वामपंथियों को दे दीजिए तो दे दीजिए। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा प्रपोजल दे दिया है कांग्रेस के सामने जिसका पता उनको पहले है कि इस प्रपोजल को कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा रिजेक्ट करेगी। जब आपको गठबंधन से बाहर निकलना हो तो आप ऐसी ही कुछ शर्तें रख दीजिए कि जिससे कोई मानेगा नहीं, और जब कोई मानेगा नहीं तो आपके पास एक बहाना बन जाए। वैसे भी ममता बनर्जी के अपने अलग प्लान्स हैं। ममता बनर्जी 2 अक्टूबर को रामलीला मैदान में इन्होंने घोषणा कर दी है कि वो अपना
तृणमूल कांग्रेस की एक रैली बनाने वाली है। अब उसमें कांग्रेस आएगी, वामपंथी तो नहीं आएंगे, केजरीवाल आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन एक बात तो कहा जा सकता है कि बंगाल के अंदर कोई I.N.D.A ये गठबंधन नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जी, आखिरी खबर, संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के बयान पर मचे बवाल की। विपक्ष लगातार बिधूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा है। इसी बीच दानिश अली रमेश बिधूड़ी विवाद में नया मोड़ सामने आ गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बीएसपी सांसद दानिश अली ने बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी को भड़काया था। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि दानिश अली ने नीच को नीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चर्चा के दौरान बाकी सदस्यों के दिए गए बयानों की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने की मांग की है। क्या वाकई जांच समिति बनाई जानी चाहिए? बिल्कुल बनाई जानी चाहिए। आप अगर रमेश बिधूड़ी को फांसी पे लटकाना चाहते हो तो बाकी लोगों को क्यों छोड़ा जाए? अगर 4-5 लोगों ने मिलके लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है तो सजा के हकदार तो सारे लोग हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आदमी ये दानिश अली ये ड्रामा करे, रोना धोना और राहुल गांधी चले जाएं और मोहब्बत की दुकान खोल लें। हुआ क्या था? निशिकांत दुबे का आर्गुमेंट 3 पेज का उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, रमेश बिधूड़ी को बाकायदा इसने प्रोवोक किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वो कह रहे थे दानिश अली इस बहस के दौरान कि नीच को नीच नहीं कहें तो क्या कहें। तो प्रधानमंत्री मोदी को नीच कहा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी प्रवोक हो जाएगा। अब ये प्रवोक होकर के इन्होंने भी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी, तो फिर ये तय करना सिर्फ कि सिर्फ और सिर्फ बिधूड़ी वो इसके लिए जिम्मेदार है, ये तो न्याय नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से टीएमसी के लीडर ने सुगतो राय ने हिंदू धर्म के ऊपर ये कह दिया कि भाई ये राम भगवान जो हैं ये झूठी कहानी है। आपने ये कह दिया तो आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, कोई हिंदू कोई धर्मी नहीं है, ऐसा डीएमके के लीडर्स ने कहा। ये सारी बातें चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने लिखी है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि जो बिधूड़ी साहब की तरफ से जो कहा गया वो उसको मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अगर बिधूड़ी साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जांच हो रही है, तो इन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि ओरिजिनल जो ये शैतानी, क्या आपको मालूम है कि बिधूड़ी साहब गुस्सैल आदमी है, आप इनको प्रोवोक करोगे, ये बहक जाएंगे, तो जो प्रोवोकेशन हुआ है उसके लिए भी दानिश अली को दंडित किया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।